नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार एक्सिस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। मैं बार बार कहता हूँ, हमेशा कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन करने के लिए, कोई भी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करने के लिए आपको हमेशा अपने बेसिक्स पर ध्यान देने चाहिए और यही बेसिक्स आपको जो है आगे की तरफ ले जाता है। एक दो बातें और है जो इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ के लिए कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो जो आपके गुरु होते हैं, जो आपके टीचर्स होते हैं, चाहे आपका जो भी टीचर रहा हो, उनकी बातों को ज़रूर फॉलो कीजिए। उनकी बातों को आप जब फॉलो करते हैं, समझते हैं, तो क्या है कि आप आगे की ओर जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक अनुभव होता है, एक एक्सपीरियंस होता है। उन्होंने असफल और सफल दोनों प्रकार के छात्रों को देखा है। इसलिए आप अपने टीचर्स के बात को ज़रूर फॉलो कीजिए, तब आप जो है आगे की तरफ जाएंगे। तो ठीक है, आप इसी तरह से अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए। हम लोग आज का काम करते हैं। अभी हमारा जो कोर्सेस आपके इस प्लेटफॉर्म पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मैं आपको बता रहा हूँ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। और प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में लास्ट वीडियो तक हम लोग रैपिड सैंड फिल्टर को कम्प्लीटली ख़त्म किया था और उस पर एक कंप्लीट डिज़ाइन क्वेश्चन हम लोग किए थे। एक कंप्लीट डिज़ाइन क्वेश्चन मतलब रैपिड सैंड फिल्टर का जो भी कंपोनेंट है उस सारे चीज़ों को हमने डिज़ाइन करा था और उसके पहले वीडियो में उनका थ्योरी या जो भी है उन सारी चीज़ों को हमने देखा था। आज जो हमारा वीडियो होगा आपके लिए, ये वीडियो होगा डिसइंफेक्शन के लिए, जो फिल्ट्रेशन के बाद का प्रक्रिया है। आफ्टर द फिल्ट्रेशन जो हम लोग करते हैं, फिल्ट्रेशन एक्चुअली क्या था? फिल्ट्रेशन एक्चुअली पॉलिशिंग ऑफ द वाटर था, जिसमें आप पूरी तरह से आप कोशिश करते हैं कि जो भी सेडिमेंट था वो सारा हमारा हट जाए, जो भी पार्टिकल्स था वो सारा रिमूव हो जाए, और कोशिश करते हैं कि आपका बैक्टीरिया भी रिमूव हो जाए। इस क्रम में आप देखे थे कि स्लो सैंड फिल्टर जो है 99% तक बैक्टीरिया को रिमूव करता था, और आपका जो है रैपिड सैंड फिल्टर उस लेवल तक बैक्टीरिया को रिमूव नहीं कर पाता था, ये 80 to 90% तक ही रिमूव करता था। तो अब देखिए कि जो फिल्ट्रेशन से वाटर बाहर आता है, सप्लाई एंड की तरफ जाता है, तो बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंस होते हैं। इस बैक्टीरिया को हमें किल करना है। तो आप हमारे वीडियो को आगे देखने के लिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। फिर मैं आज बताता हूँ डिसइंफेक्शन क्या होता है। तो देखिए क्या होता है। डिसइंफेक्शन है क्या, हम लोग आज इस पर बात करेंगे। तो डिसइंफेक्शन का ज़रूरत क्या है? इसको हम लोग स्टरलाइजेशन भी कहते हैं और वाटर सप्लाई में दोनों वर्ड सिमिलर मीनिंग रखता है। स्टरलाइजेशन का मतलब अगर आप मेडिसिन के एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर उसका और कुछ मतलब होता है, बट वाटर सप्लाई में स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन दोनों सेम वर्ड ही रखता है, दोनों का मीनिंग सेम सिमिलर हम लोग मानते हैं। तो देखिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, डिसइंफेक्शन का ज़रूरत ही क्यों पड़ा? तो डिसइंफेक्शन का ज़रूरत एक्चुअली पड़ता इसलिए है कि जब वाटर फिल्टर बेड से बाहर आ रहा है, मैं आपको पहले बताया था, जब वाटर फिल्टर बेड से बाहर आ रहा है तो वो बैक्टीरिया कंटेन कर रहा है। आइदर स्लो फिल्टर में जाइए या फिर रैपिड सैंड फिल्टर में जाइए। तो एक्चुअली स्लो सैंड फिल्टर अभी हम लोग यूज़ करते नहीं, क्योंकि हमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर का ज़रूरत होता है। तो रैपिड सैंड फिल्टर में जाएंगे हम लोग। तो रैपिड सैंड फिल्टर में क्या है कि 80 to 90% बैक्टीरिया रिमूव हो जाता है, लेकिन बाकी का जो बैक्टीरिया है वो पानी में प्रेजेंस रहता है। तो अब देखिए सबसे पहले डिसइंफेक्शन में होना क्या चाहिए। डिसइंफेक्शन का पहला ये कोशिश होना चाहिए कि जब हम लोग डिसइंफेक्टेंट डालते हैं वाटर में, तो उसके बाद डालने के बाद भी इसका इफ़ेक्ट रहना चाहिए। अगर डालने के बाद इसका इफ़ेक्ट नहीं रहता है तो फिर फर्दर जो है बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस होने का चांसेस बढ़ जाता है। मतलब जो बाद में कंटामिनेंट होगा ड्यू टू बैक्टीरिया, उसकी पॉसिबिलिटी रहती है। तो आपको जब डिसइंफेक्टेंट आप चूज करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार का डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए जो क्या हो कि फर्दर रिकॉन्टामिनेटेड से वाटर को बचाए। तो इसमें अभी जो सबसे वाइडली यूज हो रहा है डिसइंफेक्टेंट, दैट इज़ क्लोरीन। लेकिन हम लोग सबको जो भी पुराने समय में यूज हो रहा था या जो स्मॉल लेवल पे भी यूज हो रहा है अभी, उन सारी चीज़ों को देखेंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे क्लोरीनेशन क्या होता है।
फिर क्लोरीनेशन का डोजेज क्या हो सकता है, या जो भी एनीथिंग्स, वो सारा चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो हम लोग के पास जो मेथड्स है ना, मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन, अगर हम लोग मेथड्स देखना चाहें तो पहला मेथड है दैट इज़ द बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर, दिस इज़ द फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड है ट्रीटमेंट विथ एक्सेस लाइम। ट्रीटमेंट विथ एक्सेस लाइम। थर्ड वन इज ट्रीटमेंट विथ ओजोन। ट्रीटमेंट विथ ओजोन। फोर्थ इज ट्रीटमेंट विथ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। फोर्थ ट्रीटमेंट विथ आयोडीन और ब्रोमीन। आयोडीन और ब्रोमीन। फिर है ट्रीटमेंट विथ अल्ट्रावायलेट रेज। ट्रीटमेंट विथ अल्ट्रावायलेट रेज। फिर है ट्रीटमेंट विथ पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, ओजोन हो गया, और लास्ट वन इज द क्लोरीनेशन। ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन। ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन। सो आप देखिए कि आपके पास क्या है डिसइंफेक्शन में। आपके पास मेनली क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला है बॉइलिंग ऑफ वाटर, दूसरा है ट्रीटमेंट विथ एक्सेस लाइम। दीज आर द मेथड्स एंड दीज आर द माइनर मेथड्स। अगर इसको छोड़ दें हम लोग तो इनको हम लोग माइनर मेथड्स भी कहते हैं। ट्रीटमेंट विथ ओजोन, ट्रीटमेंट विथ पोटेशियम परमैंगनेट, ट्रीटमेंट विथ आयोडीन और ब्रोमीन, ट्रीटमेंट विथ अल्ट्रावायलेट रेज एंड ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन। सो वी हैव मेनली 7 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर द डिसइंफेक्शन। अब देखिए हम लोग पहला करते हैं, हम लोग फर्स्ट है बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर जो है ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है। बॉइलिंग ऑफ वाटर जो है, बॉइलिंग ऑफ वाटर बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है, और जब बॉयल करते हैं वाटर को तो ये किसी प्रकार के बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या है, दिस इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव मेथड फॉर डिस्ट्रॉइंग द एनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया। लेकिन अब देखिए समस्या यहाँ पर क्या है बॉइलिंग ऑफ वाटर के साथ। बॉइलिंग ऑफ वाटर के साथ पहली समस्या ये है कि आप इसको सिर्फ घरों तक यूज़ कर सकते हैं या छोटे छोटे इसको स्केल पे यूज़ कर सकते हैं। आप इसका यूज़ जो है लार्ज स्केल पे बिल्कुल नहीं कर सकते। छोटा स्केल कहने का मतलब क्या है, छोटा सा एक सोसाइटी है तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, या आर्मी ट्रूप है वहाँ पर अगर आपको बॉयल करना है वाटर तो आप कर सकते हैं, लेकिन लार्ज स्केल पे इसका यूज नहीं हो सकता है बॉइलिंग ऑफ वाटर का। सेकेंड वन द ट्रीटमेंट विथ एक्सेस लाइम। ट्रीटमेंट विथ एक्सेस लाइम हम लोग सेकेंड मेथड देख रहे हैं, दैट इज द ट्रीटमेंट विथ एक्सेस लाइम। एक्चुअली जो है लाइम का यूज़ हम लोग करते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के लिए। आगे चल के हम लोग देखेंगे लाइम का यूज़ जो होता है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के लिए किया जाता है, ठीक है। बट हम लोग एक्सेस लाइम का यूज करते हैं फॉर द डिसइंफेक्टेंट। तो लाइम एक डिसइंफेक्टेंट है, तो यहाँ पर एक्सेस लाइम का मतलब क्या है, एक्सेस लाइम is used for disinfection of water। वाटर के डिसइंफेक्शन के लिए हम लोग एक्सेस लाइम का यूज़ करते हैं। एक्चुअली एक्सेस लाइम का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब pH वैल्यू जब हायर हो जाता है, व्हेन द pH वैल्यू इज़ वेरी हाई अप टू 8-11, अगर बहुत ज़्यादा pH वैल्यू या फिर बहुत कम जो है आपका मतलब बहुत ज़्यादा अल्कलिनिटी या फिर बहुत कम एसिडिटी, जब मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाता है, दोनों ही केस में किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया जो है सर्वाइव नहीं करता है, ठीक है। जब आपका ये जो है अल्कलिनिटी और एसिडिटी इज़ वेरी लार्ज, देन नो बैक्टीरिया विल
सर्वाइव। तो यहाँ पर आप जब एक्सेस लाइम का यूज करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, इसका जब आप एक्सेस लाइम का यूज़ करते हैं, कहने का मतलब कि एक्सेस लाइम का मतलब यहाँ पर क्या है, इसका डोज अगर देखें हम लोग तो डोज इज़ 14 to 43 मिलीग्राम पर लीटर होता है। मतलब 1 लीटर में आप 14 या 43 मिलीग्राम तक आप क्या करते हैं कि आप लाइम यूज करते हैं। ये लाइम क्या करता है, पीएच वैल्यू को इंक्रीज करता है। जो आप लाइम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, डोज जो आप दे रहे हैं, ये लाइम क्या करेगा, लाइम इंक्रीज द पीएच वैल्यू, इंक्रीज द पीएच वैल्यू। ऑब्वियसली लाइम जो है पीएच वैल्यू बढ़ाएगा क्योंकि OH कंसनट्रेशन बढ़ता जाएगा, इस वजह से पीएच वैल्यू आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो कि H+ कंसनट्रेशन आपका रिड्यूस होता जाएगा। तो जब पीएच वैल्यू बहुत बढ़ जाता है, जनरली 9.5 तक अगर चला जाता है, अप टू 9.5, जब पीएच वैल्यू आपका 9.5 तक चला जाता है तो 99.9 से 100% बैक्टीरिया रिमूव हो जाता है ना। देन 99.5 टू 99.5 टू 100, 99.9 टू 100% बैक्टीरिया आपका रिमूव हो जाएगा, बैक्टीरिया रिमूव्ड। क्या बोल रहा हूँ मैं कि जब आप लाइम को वाटर में डालते हैं, ये क्या करता है, मैंने क्या बताया कि हायर एल्कलिनिटी या हायर एसिडिटी जो है ये बैक्टीरिया को प्रोड्यूस होने नहीं देता है, यानी बैक्टीरिया वहाँ सर्वाइव नहीं करता है। तो अब जैसे ही लाइम डालते हैं एक्सेस अमाउंट में, मीन्स आप देखिए कि 14 to 43 मिलीग्राम पर लीटर जैसे ऐड करते हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, लाइम क्या करेगा, वाटर के पीएच वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। तो जैसे वाटर का पीएच वैल्यू इंक्रीज होता है 9.5 तक, इस रेंज में ही 9.5 रेंज में ही आपका 99.9 और 100% बैक्टीरिया रिमूव हो जाता है। अब इसके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जब आप लाइम के साथ वाटर को ट्रीट करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए, एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं, तो एल्कलिनिटी ऑफ वाटर विल बी इंक्रीज। तो जब एल्कलिनिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल्कलिनिटी बढ़ जाएगा। इसका अगर साइड इफ़ेक्ट देखें हम लोग तो एल्कलिनिटी विल बी इंक्रीज। ये वर्क तो बहुत अच्छा कर रहा है, वेरी इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, ठीक है ना। 100% तक बैक्टीरिया को रिमूव कर लिया, 99.9 और 100% तक रिमूव कर लिया। लेकिन इसके यूज करते ही एल्कलिनिटी आपका इंक्रीज हो जाता है। तो जब एल्कलिनिटी इंक्रीज हो जाएगा तो फिर आप हायर एल्कलिनिटी का वाटर को आप सप्लाई नहीं कर सकते, प्रॉब्लम यहाँ पर आएगा। तो आप क्या करेंगे कि फिर एल्कलिनिटी को रिड्यूस करना होगा आपको, ठीक है। सो एल्कलिनिटी शुड बी रिड्यूस, सो एल्कलिनिटी शुड बी रिमूव्ड। तो एल्कलिनिटी को रिमूव कैसे करेंगे हम लोग, तो आपने लाइम डाला है, CaO डाला है, तो एक्चुअली क्या होगा कि हम लोग इसको रिमूव करने के लिए, टू रिमूव लाइम एक्स, है ना, वी यूज मेथड ऑफ रिकार्बोनेशन। रिकार्बोनेशन मेथड से हम लोग फिर इस एक्सेस लाइम को रिमूव करते हैं। रिकार्बोनेशन मेथड का मतलब क्या होता है, एक्चुअली रिकार्बोनेशन मेथड का मतलब होता है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। रिकार्बोनेशन का मतलब ये है, रिकार्बोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा कि जो लाइम वाटर में प्रेजेंट था उसके साथ रिएक्शन करके CaCO3 बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट, दैट विल बी प्रिसिपिटेट इन द बॉटम ऑफ द, जो भी आपके पास है सम्प है या रिजर्वायर है, वहाँ पर क्या होगा कि ये धीरे धीरे प्रिसिपिटेट हो जाएगा। अब जैसे ही हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किए, मतलब रिकार्बोनेशन किए, वैसे ही हमारा जो लाइम प्रेजेंस था वाटर में वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। ड्यू टू कंप्लीट रिमूवल ऑफ लाइम प्रेजेंस इन वाटर, फर्दर कंटामिनेशन इज पॉसिबल। मतलब ये हम लोग नहीं कर सकते कि लाइम यूज करने के बाद फ्यूचर में जो आपका बैक्टीरिया जनरेशन होगा उसको आप नहीं रोक सकते। तो यहाँ पर फ्यूचर कंटामिनेशन का पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर में बैक्टीरिया जनरेट होने का पॉसिबिलिटी है। सो वी नाउ नॉट यूज एक्सेस लाइम प्रोसेस। हम लोग अभी इसका एक्सेस लाइम प्रोसेस का यूज नहीं करते, बट ओल्डन डेज में, पुराने दिनों में इसी का यूज होता था, ठीक है। अब देखिए ये हो गया पहला आपका ट्रीटमेंट विद एक्सेस लाइम। ये क्या करेगा, आपको फ्यूचर कंटामिनेशन से नहीं बचाएगा आप, क्योंकि अल्कलिनिटी को रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, रिकार्बोनेशन प्रोसेस यूज कर रहे हैं। तो फ्यूचर कंटामिनेशन से ये आपको बिल्कुल नहीं सेव करेगा। नेक्स्ट है दैट इज़ द ट्रीटमेंट विथ ओजोन। के नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
ट्रीटमेंट विथ ओजोन। ट्रीटमेंट विथ ओजोन। तो देखिए ट्रीटमेंट विथ ओजोन में क्या होता है एक्चुअली, ओजोन और क्लोरीन ये दोनों जो है बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्टेंट है। ट्रीटमेंट विथ ओजोन कर दें, नहीं ट्रीटमेंट विथ ओजोन, ओजोन के साथ आप ओजोन को आज आप यहाँ क्या कर रहे हैं, एज ए डिसइंफेक्टेंट ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ओजोन क्या होता है एक्चुअली, ओजोन जो है ये ओजोन जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है O3। ये ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है, ठीक है ना, दिस इज द एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये बनता कैसे है, ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जब ऑक्सीजन का रिएक्शन, ऑक्सीजन को आप हाई इलेक्ट्रिक आर्क से पास कराते हैं, हाई इलेक्ट्रिक आर्क से जब पास कराते हैं आप, तो O3 का निर्माण होता है। सो दिस इज दिस, तो यहाँ पर ओजोन बन गया। ओजोन क्या है कि एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन है एंड दिस इज़ हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल। ये जो है बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल, ठीक है। अब इसके लिए कि अनस्टेबल क्यों होता है आप केमिकल बॉन्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। ये अनस्टेबल होने के कारण जैसे ही ओजोन को हम लोग पास कराते हैं पानी में, ये ओजोन इस तरह से डिसोशिएट हो जाता है, O3 डिसोशिएट इनटू O2 प्लस O। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, एंड दिस इज द नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। एंड नेसेंट ऑक्सीजन कभी रह नहीं सकता, इसका लाइफ जो होता है ये 1 सेकेंड का 7वां भाग होता है, या कह सकते हैं कि बहुत मिनिमम लाइफ होता है, बहुत स्मॉल लाइफ होता है। और दुनिया में कोई भी ऐसा कंपाउंड, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो रिएक्शन के बाद नेसेंट ऑक्सीजन देता हो, कोई भी, चाहे KMnO4 हो, चाहे फिर K2Cr2O7 हो, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, या जो भी रिएक्शन के बाद अगर नेसेंट ऑक्सीजन कहीं भी प्रोवाइड करता है, उस तरह का कंपाउंड हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सो ओजोन इज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जैसे ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ तो ये क्या करेगा एक्चुअली कि जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है उसके साथ रिएक्शन करेगा, बिकॉज कि अनस्टेबल है, तो इसको रिएक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। आइदर ये O से रिएक्शन करके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना ले, आइदर O से रिएक्शन करके O2 बना ले, या जो भी आसपास इसको मिलेगा उसके साथ ये रिएक्ट कर जाएगा। क्योंकि हाईली नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, हाईली रिएक्टिव। कोई भी जो है अगर वो एटॉमिक फॉर्म में है तो वो ऐसे भी हाईली रिएक्टिव ही होता है। आइदर किसी भी आप एलिमेंट को ले लो, अगर वो एटॉमिक फॉर्म में है तो हाईली रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव होगा तो ये क्या करेगा कि किसी के साथ भी रिएक्शन कर लेगा। तो हमारा जो वाटर होगा उसमें क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलने की संभावना हो सकती है आफ्टर द पासिंग थ्रू द फिल्टर बेड। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, रिएक्ट विथ ऑर्गेनिक मैटर से रिएक्ट कर जाएगा। और नेसेंट ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है ज़रूरत है, ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। लेकिन पता है क्या, अगर नेसेंट ऑक्सीजन आपके अंदर डाल दिया जाए तो आपकी लाइफ बिल्कुल भी नहीं है, आप विदिन अ सेकेंड और मिनट आपका डेथ हो सकता है। क्योंकि आपके बॉडी में बहुत सारे मेटल्स हैं, बहुत सारा थिंग्स है। नेसेंट ऑक्सीजन आपके बॉडी में जाते ही क्या करेगा कि उन सारे चीज़ों से रिएक्ट करके आपको बर्न कर देगा। तो नेसेंट ऑक्सीजन ये जो है ये लाइफ सर्वाइवल के लिए बहुत ही डेंजरस है, मतलब आप नेसेंट ऑक्सीजन कभी भी आप ब्रीथ नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार जो यह नेसेंट ऑक्सीजन बना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये क्या करेगा कि जो बैक्टीरिया है उसको मार देगा, है ना, रिमूव बैक्टीरिया। सेकेंड थिंग्स कि जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका एक प्रॉपर्टी होता है, दैट प्रॉपर्टी इज नॉन एज ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो भी होगा उसका एक प्रॉपर्टी होता है ब्लीच करने का प्रॉपर्टी। ब्लीच का मतलब ये होता है कि कोई भी कलर को वो रिमूव कर सकता है। तो ये जब हम लोग डालेंगे, ओजोन को डालेंगे, तो ये आल्सो रिमूव कलर, क्योंकि दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
सो रिमूव कलर आल्सो। तो क्या हुआ, नेसेंट ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हुआ इसके वजह से क्या क्या फ़ायदे हुए आपको। पहला फ़ायदा ये हो गया कि आपका जो है हाईली रिएक्टिव होने की वजह से जो भी ऑर्गेनिक मैटर वाटर में प्रेजेंट है उन सारे से रिएक्ट कर लिया। चूँकि ये ऑक्सीडाइजिंग है, ये क्या है, लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, सो रिमूव बैक्टीरिया को भी रिमूव कर दिया। और साथ ही साथ ओजोन जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सो इसका एक प्रॉपर्टी होगा ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, सो इट विल रिमूव द कलर। ठीक है, कोई भी आप जैसे ब्लीच कराते हो, बॉडी पे ब्लीच कराते हो, फेस पे ब्लीच कराते हो, तो वहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस होता है, ये क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है। वहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन होता है, वो आपका ब्लीच का काम करता है। तो उसी प्रकार से ये नेसेंट ऑक्सीजन कलर को भी यहाँ से रिमूव कर देगा। अब ओजोन को जब वाटर में हम लोग डालते हैं तो ये एक अच्छा टेस्ट आपके वाटर को देता है, मतलब चेंज द टेस्ट ऑफ वाटर, ये वाटर का टेस्ट को चेंज कर देता है। चेंज टेस्ट ऑफ वाटर, वाटर के टेस्ट को ये चेंज करता है। मतलब कहने का मतलब है टेस्ट को चेंज करता है, और ऐसा नहीं कि ख़राब टेस्ट बनाता है, ये क्या करता है, अच्छा टेस्ट बनाता है। ठीक है, मतलब कि ऑस्थेटिक मतलब एस्थेटिक टेस्ट होगा, मतलब अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो ओजोनाइज्ड वाटर जो होगा ये टेस्ट को चेंज करेगा वाटर को, और आपको पीने में अच्छा लगेगा, टेस्ट अच्छा बनाएगा। अब देखिए क्या है कि ओजोन का डोज क्या होगा। डोज ऑफ ओजोन हम लोग देखें अगर, तो डोज ऑफ ओजोन जो है, डोज ऑफ ओजोन इज़ 2 to 3 ppm। ठीक है ना, ओजोन का डोज जो होता है 2 से 3 ppm होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि कांटेक्ट पीरियड 10 मिनट तक, 10 मिनट के बाद अगर वाटर को टेस्ट करें हम लोग, तो हम लोग को रेसिडुअल ओजोन मिलना चाहिए। रेसिडुअल ओजोन मतलब जो हम लोग ओजोन डाला है यहाँ पे, वो जब हम लोग डालेंगे और फिर हम लोग वाटर को 10 मिनट के बाद जब टेस्ट करेंगे ओजोन का प्रेजेंस क्या है, दैट शुड बी कम 0.1 ppm। मतलब कि आपका रेसिडुअल जो होगा वो 0.1 ppm आना चाहिए। और इसको हम लोग करेंगे किससे, तो हम लोग इसको करेंगे ऑर्थोडिलिन टेस्ट है ना, ऑर्थोडिलिन टेस्ट से हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। ऑर्थोडिलिन यहाँ पर क्या होगा, रेसिडुअल शुड बी 0.1 ppm, इससे कम नहीं होना चाहिए। टेस्ट किससे करेंगे, टेस्ट इज डन बाय ऑर्थोलोडिन टेस्ट। इसको हम लोग देखेंगे, इस टेस्ट को हम लोग, क्लोरीन को भी हम लोग इसी टेस्ट के माध्यम से हम लोग रेसिडुअल क्लोरीन को फाइंड आउट करते हैं। बस रेसिडुअल क्लोरीन में क्या होता है, यहाँ 0.15 आ जाता है इस रेंज के लिए, 2 to 3 ppm के लिए। तो इससे हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। तो इस प्रकार से आप देखें कि ओजोन किस प्रकार से डिसइंफेक्टेंट कर सकता है। अब इसके साथ समस्या क्या है, एडवांटेज तो है। पहला एडवांटेज ये है कि ये क्या करेगा आपको, कि अगर एडवांटेज देखेंगे तो ये क्या है कि पानी में डाले हम लोग, डिसइंफेक्टेंट कर दिया, हाईली अनस्टेबल है, इस वजह पानी में कोई प्रेसिपिटेट नहीं छोड़ेगा, मतलब जो स्लज का प्रॉब्लम है ओजोन के साथ नहीं आएगा आपका। तो पहला फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये कलर को भी रिमूव कर दे रहा है, टेस्ट को भी चेंज कर दे रहा है, ऑर्डर को भी ये रिमूव कर देता है। तो मतलब दूसरा फ़ायदा अगर देखेंगे तो रिमूव टेस्ट, ऑर्डर, कलर एंड बैक्टीरिया, सारा चीज़ को ये रिमूव कर रहा है। तीसरा अगर फ़ायदा देखेंगे हम लोग तो कि आपका प्लीजेंट हो जाएगा, टेस्ट बिकम्स प्लीजेंट। लेकिन डिसएडवांटेज है इसका। पहला डिसएडवांटेज क्या है कि आप जैसे ओजोन को डालते हो ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल हो जाता है। इसीलिए हाईली अनस्टेबल होने की वजह से ये तुरंत डिसअपीयर हो जाता है, और फर्दर आपका अगर कंटामिनेशन होगा तो उससे ये बचा नहीं सकता है। मतलब फ्यूचर कैन नॉट प्रिवेंट विथ फ्यूचर रीजनरेशन ऑफ बैक्टीरिया का रीजनरेशन फ्यूचर में होगा। यानी कि आगे ऐसा नहीं सोच सकते कि ये जो है हम लोग को बैक्टीरिया मतलब बचा सकता है। दिस इज़ द डिसएडवांटेज। मेन डिसएडवांटेज इज दिस। और भी हो सकता है, ये बहुत कॉस्टली होता है ना। इसका जहाँ पर यूज करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, लेकिन ये चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। अगर महंगा होगा तो फिर आप इसको नहीं बना सकते। जहाँ पर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कोई मतलब नहीं है, जहाँ पर हम लोग फंड के लिए हम लोग को कोई मतलब नहीं कि क्या फंड चाहिए, वहाँ पर हम लोग ओजोन का यूज कर सकते हैं। फ्रांस और रसिया जैसा देश जो है इस डिसइंफेक्शन मेथड का यूज करता है। साथ ही साथ इंडिया में चंडीगढ़ में इस प्रोसेस का यूज होता है, बाकी और कहीं नहीं होता।
और बाकी जगह हम लोग सब जगह क्या करते हैं, क्लोरिनेशन ही करते हैं। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट विथ आयोडीन एंड ब्रोमीन। नेक्स्ट जो है दैट इज ट्रीटमेंट विथ आयोडीन एंड ब्रोमीन। आयोडीन एंड ब्रोमीन बोथ आर आल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दोनों जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चूंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑब्वियसली दैट विल बी रिमूव द बैक्टीरिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर होता है बैक्टीरिया को मार देना, कलर को रिमूव कर देना, ऑर्गेनिक मैटर से रिएक्ट कर लेना। तो ये आपका जो है मतलब हम लोग क्या करते हैं कि ये हम लोग इससे बैक्टीरिया किल कर सकते हैं। ये पिल्स के फॉर्म में मिलता है या पैकेट के फॉर्म में मिलता है। इसका डोज जो है 8 ppm होता है। डोज, दोनों का डोज 8 ppm, मतलब 8 मिलीग्राम पर लीटर हम लोग इसको यूज करते हैं। और कॉन्टैक्ट पीरियड जो होता है इसका 5 मिनट्स होता है। कॉन्टैक्ट पीरियड 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में ही आपको ये अपना इफेक्ट काम करके छोड़ देगा। अब दिक्कत क्या है कि इसका हम लोग लार्ज स्केल पे यूज़ नहीं करते, नॉट यूज्ड इन लार्ज स्केल, ठीक है, नॉट यूज्ड इन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे इसका यूज नहीं होता, लेकिन आर्मी ट्रूप हो गया या फिर स्मॉल वाटर सप्लाई हो गया, उस सिचुएशन में हम लोग इसका यूज, या प्राइवेट प्लांट्स हो गया, वहाँ पर हम लोग इसका यूज करते हैं। लार्ज स्केल पे इसका यूज नहीं होता है। नाउ हम लोग देखते हैं ट्रीटमेंट विथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ट्रीटमेंट विथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्चुअली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है इसका जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है इसका अगर हम लोग देखें वेवलेंथ, तो ये वेवलेंथ होगा 1000 मिली माइक्रोन से 4000 मिली माइक्रोन तक, है ना। वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज 1000 to 4000 मिली माइक्रोन, और ये पाया जाता है फाउंड इन सनलाइट। कहने का मतलब है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है सनलाइट में पाया जाता है। तो अब ऐसा नहीं कि सनलाइट का हम लोग यूज कर लेंगे तो हमारा वाटर डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। हम लोग इसको जनरेट करते हैं, है ना। इट कैन बी जनरेट विद द हेल्प ऑफ mercury vapors, with the help of passing electricity with mercury vapor। हम लोग मरकरी वेपर से, बल्ब से हम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे तो ये क्या करेगा कि आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। और ये जो होता है क्वार्ट्ज ग्लास में होता है। मतलब जब मरकरी को हम लोग अगर क्वार्ट्ज ग्लास में रखते हैं, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, तो आपका क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रे का जनरेशन होता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन चूँकि वेवलेंथ इतना कम होने की वजह से ये इफ़ेक्टिवली बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है ना। मतलब आपका क्या है, वेवलेंथ बहुत मिनिमम होने की वजह से ये इफ़ेक्टिवली बैक्टीरिया को किल करता है। तो हम लोग इसको करते क्या है, ये एक्चुअली बहुत स्मॉल यूनिट के लिए यूज होता है ना, यूज्ड फॉर स्मॉल यूनिट। ये इफेक्टिव ज़रूर है। अच्छा, ये किसी प्रकार का टेस्ट क्रिएट नहीं करेगा ना, नो चेंज इन टेस्ट, चेंज कोई नहीं करेगा। दूसरा चीज़ क्या है कि कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं देगा, है ना, इट कैन नॉट गिव्स प्रेसिपिटेट इन वाटर। तो ये अच्छा है, बेस्ट है। लेकिन क्या है कि इसका यूज करने के लिए आपको चाहिए क्या, मरकरी वेपर चाहिए, फिर आपको क्वार्ट्ज ग्लास में उसको डाल के फिर इलेक्ट्रिसिटी पास कराना होगा। सो इसका प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट है।
साथ ही साथ ये एक्चुअली क्या है, इसका पेनेट्रेशन रेंज जो होता है, रेंज ऑफ पेनेट्रेशन दिस इज़ 10 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये हमारे पास क्वार्ट्ज का एक ग्लास है और यहाँ पर हमारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जनरेट हो रहा है, तो ये 10 सेंटीमीटर तक ही पेनेट्रेट होता है इफ़ेक्टिवली, 10 सेंटीमीटर इफ़ेक्टिवली। कहने का मतलब कि अब 10 सेंटीमीटर के बाद जो वाटर रखा हुआ है वो बैक्टीरिया बैक्टीरिया को हम लोग यहाँ पर किल नहीं कर सकते, मतलब 10 सेंटीमीटर। आप सोचिए कि अगर लार्ज स्केल पर वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको मरकरी वेपर को रखे हैं, उससे जो आप बना रहे हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अब उसका डेप्थ तो बहुत होता है, मीटर में होता है, तो यहाँ पर देखिए 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा ये पेनेट्रेट हो नहीं सकता। तो फिर क्या होगा कि इसके ऊपर से आपको 10 सेंटीमीटर तक का डेप्थ का ही वाटर फ्लो कराना होगा हमेशा, और एक बार फ्लो करा देने से ऐसा नहीं कि ये बैक्टीरिया किल कर देगा, दैट शुड बी रिपीटेड। ये जो आप वाटर इसके ऊपर पास कराएंगे दैट शुड बी रिपीटेड, 2 3 4 बार रिपीट होगा तभी ये ट्रीट कर पाएगा। तो इसलिए ये यूज होता है स्मॉल घरों में, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं, या फिर हॉस्पिटल में स्टरलाइजेशन के लिए यूज होता है। हॉस्पिटल में जो इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है उसको हम लोग इसके माध्यम से स्टरलाइज करते हैं कि बैक्टीरिया जो भी होगा वो इसके माध्यम से हम लोग इसको प्रोड्यूस करके उसके ऊपर सारा रख देते हैं इंस्ट्रूमेंट, और फिर क्या होता है कि वाटर में रखते हैं, फिर इसको पास कराने से वो इंस्ट्रूमेंट को क्या करता है, स्टरलाइज कर देता है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट विथ पोटेशियम परमैंगनेट। ट्रीटमेंट विथ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 KMnO4 ये इफ़ेक्टिव मेथड है, लेकिन क्या है कि स्मॉल लेवल पे ही इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसका जो यूज होता है ये वेल वाटर को डिसइंफेक्शन के लिए किया जाता है, यूज्ड फॉर वेल वाटर। ठीक है, एक्चुअली KMnO4 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दिस इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के वजह से क्या करता है, ये बैक्टीरिया को किल करेगा, कलर भी रिमूव करेगा, ठीक है, और ऑर्गेनिक मैटर अगर है तो उसको भी ये हटाएगा। लेकिन इसको यूज करने से ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि टर्बिडिटी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर टर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है तो फिर इसका यूज नहीं कर सकते। तो सिंपल वेल वाटर में क्या होता है, हमारा टर्बिडिटी बहुत कम होता है। ठीक है, अब इसका जो डोज होता है वो बहुत कम डोज होता है। डोज जो है, डोज होता है 2 to 3 ppm, कम डोज डालते हैं। अब देखिए इसको डालने का तरीका क्या है। हम लोग करते क्या है कि एक बैकेट लेते हैं, ठीक है, और इस बैकेट में हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ KMnO4 डाल दी। ये डोज आप डिपेंड करेगा आपका वाटर में क्या टर्बिडिटी है या किस तरह का बैक्टीरिया है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ KMnO4 को हमने डाल दिया। इस KMnO4 बैकेट को हम लोग क्या करते हैं, वेल के अंदर डालते हैं, और वेल के अंदर डाल के अच्छा से उसको स्टरलाइज करते हैं, मिक्स करते हैं। ठीक है, तो मिक्स करते करते क्या होगा कि कुछ समय के बाद वेल का वाटर जो है पिंक हो जाएगा, है ना। कलर क्या हो जाएगा, कलर जो होगा, कलर फॉर्म हो जाएगा पिंक। अगर कलर पिंक रह के स्टैंड कर गया, अगर कलर फॉर्म हुआ और पिंक कलर रह गया कुछ समय तक तो ठीक है। अगर ये पिंक कलर डिसअपियर हो गया देन वी हैव टू ऐड एडिशनल अमाउंट ऑफ KMnO4 शुड बी स्टैंड, शुड बी स्टैंड। स्टैंड होना चाहिए मतलब कहने मतलब आपका वाटर पिंक दिखना चाहिए, ठीक है ना। अगर इफ़ पिंक कलर becomes disappear means additional amount of KMnO4 is required. KMnO4 एडिशनल अमाउंट ऑफ KMnO4 इज रिक्वायर्ड। ठीक है, हम लोग एडिशनल अमाउंट ऑफ KMnO4 ऐड करेंगे, और ये तब तक ऐड करेंगे जब तक कि पिंक कलर वाटर में स्टैंड नहीं हो जाए। इसका कॉन्टैक्ट पीरियड होता है 4 to 5 आवर्स। कॉन्टैक्ट पीरियड जो होता है ये 4 to 5 आवर्स होता है। और जब एक बार हम लोग KMnO4 को वेल वाटर में ऐड कर देंगे तो उस वेल का यूज़ 24 आवर्स टू 48 आवर्स तक हम लोग नहीं करेंगे, है ना। वेल नॉट यूज्ड
फॉर 24 to 48 आवर्स। इस दौरान हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा इसका समस्या क्या है कि ये जो कैमनोफोर हम लोग डालते हैं तो ये फिर क्या करता है, एक प्रिसिपिटेट बनाता है। दैट प्रिसिपिटेट इज ब्राउन इन कलर, है ना, फॉर्म्ड ब्राउन प्रिसिपिटेट। और ये प्रिसिपिटेट जो फॉर्म होगा ये वेल के बॉटम पे जाके बैठ जाएगा, है ना। ये वेल जो अगर मान लेते हैं वेल है तो वेल के बॉटम पे आके ये जमा हो जाएगा। तो वेल के बॉटम पे जमा होने की वजह से क्या होगा कि जो पर्कुलेशन हो रहा था यहाँ पर, ये पर्कुलेशन आपका इफेक्ट करेगा, है ना, एंड स्टिक विथ बॉटम ऑफ वेल विच फर्दर affect the percolation of water, percolation of वाटर के पर्कुलेशन को ये अफेक्ट करेगा। सो हम लोग क्या है कि इसका यूज हम लोग बहुत स्मॉल अमाउंट के लिए करते हैं, लिमिटेड यूज है, खास करके रूरल एरिया में ही हम लोग सिर्फ इसका यूज करते हैं ना। इट इज़ यूज्ड इन रूरल एरिया ओनली, तो यूज्ड इन रूरल एरिया, ठीक है। या फिर रूरल में छोटा मोटा अगर हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है, छोटा मोटा वाटर सप्लाई स्कीम है, तो वहाँ पर हम लोग कैमनोफोर का यूज करते हैं। अब देखिए ये जो हमने मेथड्स आपको बताया अभी तक, ये सारे मेथड्स माइनर मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन था। ये छोटा मेथड था डिसइंफेक्शन का, मतलब छोटे छोटे स्मॉल लेवल पे अगर आप डिसइंफेक्शन करना चाहते हैं तो इन मेथड्स का यूज कर सकते हैं। बट अभी जो हम लोग वाइडली यूज करते हैं दैट इज क्लोरिनेशन। सो द नेक्स्ट मेथड इज क्लोरिनेशन। नेक्स्ट मेथड इज क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन जो है ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड और गैस दोनों फॉर्म में मिलेगा क्लोरीन। क्लोरिनेशन का मतलब हुआ एडिशन ऑफ क्लोरीन, एडिशन ऑफ क्लोरीन। ये क्या है, इट इज़ फाउंड इन लिक्विड और गैसियस फॉर्म। ये लिक्विड और गैसियस फॉर्म में आपको मिलेगा। क्लोरीन वर्क कैसे करता है, हम लोग को इन चीज़ों को समझना चाहिए। क्लोरीन से कोई ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। आप ज़्यादा अमाउंट में भी क्लोरीन डाल देंगे तो कुछ होगा नहीं, बस टेस्ट जो है वो बिटर हो जाएगा या ख़राब टेस्ट हो जाएगा। तो कुछ लोग हो सकता है उसको पसंद ना करें, ठीक है ना। अगर ज़्यादा अमाउंट में आप डाल देते हैं, लार्ज अमाउंट प्रोड्यूस बीटर टेस्ट प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए एक्चुअली क्लोरीन का वर्क कैसे करता है, डिसइंफेक्शन एक्शन कैसे लेता है, ये हम लोग समझते हैं। एक्शन अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, जैसे ही आप क्लोरीन को वाटर में ऐड करते हैं, दिस क्लोरीन इज एडेड टू वाटर, दिस विल रिएक्ट विद द वाटर। ये वाटर पे रिएक्ट करता है, बट pH शुड बी मोर देन 5, ठीक है। pH आपका 5 से ज़्यादा होना चाहिए, 5 से कम में क्लोरीन रिएक्ट नहीं करता है वाटर के साथ, ठीक है। वो क्लोरीन के फॉर्म में ही रह जाएगा और ये होना जरूरी है। सो दिस विल फॉर्म HOCl, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड और HCl। दिस इज नोन एज हाइपोक्लोरस एसिड एंड दिस इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या मैंने बताया कि जब क्लोरीन को आप वाटर में ऐड करते हैं, व्हेन द pH इज मोर देन 5, तो ये हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है। अगर मान लेते हैं इफ़ pH इज लेस देन 5, देन क्लोरीन इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ Cl2, ठीक है। अगर आपका pH 5 से कम है तो क्लोरीन अपने ही स्टेट में रहेगा। सो दिस इज़ द हाइपोक्लोरस एसिड। एंड हाइपो जहाँ पर वर्ड लगता हो, है ना, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, दिस इज आल्सो द हाइपोक्लोरस।
तो जहाँ पर भी हाइपोक्लोरस वर्ड का यूज होता है आपको समझ लेना है कि वह जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है वो हाईली अनस्टेबल है। सो हाइपोक्लोरस यहाँ पर है, दिस इज द हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। ठीक है, कहने का मतलब कि हाइपोक्लोरस वर्ड हमने यूज करा, आपको समझ जाना है कि ये क्या है, हाईली अनस्टेबल है, मतलब ये फर्दर ब्रेक करेगा। सो दिस हाइपोक्लोरस एसिड इज ब्रेक्स, ये हाइपोक्लोरस एसिड HOCl ये ब्रेक कर जाता है। तो ये जो ब्रेक करेगा दिस विल ब्रेक इन द फॉर्म ऑफ H प्लस और OCl माइनस आयन, दिस इज नॉन एज हाइपोक्लोराइट आयंस, दिस इज नॉन एज हाइपोक्लोराइट आयंस। अब ये जो ब्रेक करेगा इसके लिए pH शुड बी मोर देन 8, अगर 8 से ज़्यादा pH होगा तभी ब्रेक करेगा। ओके, और अगर ये लेस देन 7 हो गया देन इट विल बी रीफॉर्म HOCl। मीन्स कहने का मतलब ऐसा है कि हमारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हम इसको ब्रेक नहीं होने दें। क्यों ब्रेक नहीं होने देंगे बता रहा हूँ मैं। तो अगर हम इसको चाहते हैं ब्रेक नहीं हो तो हमारा मकसद होना चाहिए कि pH ऑफ वाटर शुड बी मोर देन 5 बट स्लाइटली लेस देन 7 शुड बी मेंटेन। अगर ऐसा करते हैं तो क्या फ़ायदा होगा, सबसे पहले इन तीनों का हम लोग नाम समझ लेते हैं, Cl2 HOCl और OCl माइनस आयन मीन्स क्लोरीन, हाइपोक्लोरस एसिड और क्लोराइड आयन, हाइपोक्लोराइड आयंस, दीज आर नॉन एज फ्री क्लोरिन्स, फ्री क्लोरिन्स। ठीक है, इन सबको कंबाइंडली हम लोग फ्री क्लोरिन्स कहते हैं। बस समझिएगा क्या है फ्री क्लोरिन्स मतलब। फ्री क्लोरिन्स का मतलब क्लोरीन, हाइपोक्लोरस एसिड एंड हाइपोक्लोराइड आयंस, कंबाइंडली दीज आर नॉन एज फ्री क्लोरिन्स। इन तीनों को हम लोग फ्री क्लोरिन्स कहते हैं। और हाइपोक्लोरस जो है H, और ये तीनों जो है ना डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करेगा। डिसइंफेक्टेंट मतलब कि ये तीनों का इफ़ेक्ट जो है डिसइंफेक्टेंट इफेक्ट होगा, मतलब तीनों जो है सहायता करेगा डिसइंफेक्शन में। बट अगर हम लोग पावर वाइज जाएंगे, हम लोग उसका स्ट्रेंथ वाइज जाएंगे तो सबका अलग अलग है ना। क्लोरीन का सबसे कम होगा इन तीनों में, ये सबसे लेस डिसइंफेक्ट मतलब वीक डिसइंफेक्टेंट होगा। फिर आपका अगर हम लोग यहाँ देखें ऑर्डर देख लेते हैं हम लोग, तो क्लोरीन लेस होगा, फिर OCl माइनस लेस होगा, फिर HOCl होगा। मतलब ये ऑर्डर एज स्ट्रेंथ ऑफ डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन में अगर हम लोग देखें, अगर ऑर्डर देखें हम लोग, तो क्लोरीन सबसे वीक होगा, इसका डिसइंफेक्शन पावर बहुत कम होगा, फिर हाइपोक्लोराइड्स एंड फिर हाइपोक्लोरस एसिड। एंड हाइपोक्लोरस एसिड HOCl इज 80 टाइम्स मोर स्ट्रोंगर देन, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन में, देन OCl माइनस मीन्स हाइपोक्लोरस एसिड इज 80 टाइम्स मोर स्ट्रोंगर देन हाइपोक्लोराइड आयंस फॉर द डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्शन में जो आपका हाइपोक्लोरस एसिड है ये इसके कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब 80 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए हमारा मकसद ये रहेगा कि जब हम लोग इस क्लोरीन को वाटर में ऐड करें तो हमारा pH रेंज जो है 5 और स्लाइटली लेस देन 7 के बीच वेरी करेगा, तो अच्छा रहेगा। कोशिश करना है हम लोगों को। उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ पोर्शन जो होगा, कुछ ना कुछ पार्ट जो होगा वो क्लोरीन के फॉर्म में पाया जाएगा, कुछ ना कुछ पार्ट जो होगा वो हाइपोक्लोराइड आयंस के फॉर्म में भी पाया जाएगा। मतलब आप जब वाटर में क्लोरीन को ऐड करेंगे तो ये तीनों एग्जिस्ट करेगा। बट अगर आप pH मेंटेन करते हैं 5 to 7 के बीच तो फ़ायदा ये होगा आपको कि ज़्यादा अमाउंट में HOCl आपको मिलेगा। इफ़ द pH मोर देन 7 यानी 7.2 हो गया तो 7.2 हो गया तो 7 के बाद ये ब्रेक होगा, लेकिन ये 8 के बाद pH 8 से बड़ा हो जाएगा तब कम्प्लीटली ब्रेक होगा। तो मान लेते हैं 8 से छोटा है, 7 से थोड़ा बड़ा है, तो HOCl कम्प्लीटली ब्रेक नहीं होगा बट इट विल बी ब्रेक, डिसोसिएट होगा, क्योंकि HOCl वीक मतलब बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड, उसको ब्रेक होना ही है, चाहे वो लार्ज अमाउंट में हो या कम अमाउंट में हो, उसको ब्रेक होना है। सो आपको मेंटेन करना है pH वैल्यू 5 to 7 के बीच, तो क्या होगा कि HOCl का जो है क्वांटिटी आपको वाटर में ज़्यादा मिलेगा, इसलिए हम लोग इसको मेंटेन करेंगे। अब क्या है, अगर वाटर में अमोनिया प्रेजेंस है, इफ़ अमोनिया इज प्रेजेंट इन वाटर, है ना, इफ़ अमोनिया इज प्रेजेंट इन वाटर, अगर अमोनिया वाटर में प्रेजेंट है, तो अगर अमोनिया वाटर में प्रेजेंट होगा तो ये सबसे पहले क्या करता है कि जो आपका क्लोरीन है ये अमोनिया के साथ रिएक्शन कर जाता है, अमोनिया के साथ ये क्लोरीन रिएक्शन कर जाता है, ठीक है।
दिस अमोनिया जो है आपका रिएक्शन करेगा एंड फॉर्म करेगा NH2Cl प्लस HCl। दिस इज नॉन एज मोनोक्लोरोएमीन। दिस इज नॉन एज मोनोक्लोरोएमीन। ठीक है, दिस इज मोनोक्लोरोएमीन। ठीक है, और ये तब होगा जब pH आपका 7.5 से ज़्यादा होगा। pH इज मोर देन 7.5। ठीक है, फिर क्या होगा कि फर्दर NH2Cl प्लस Cl2 ये रिएक्शन करके बनाएगा NaCl2 प्लस HCl। सो दिस इज नॉन एज डाइक्लोरोएमीन। ठीक है, डाइक्लोरोएमीन। और इसका जो रेंज होगा pH जो होगा वो 5 to 6.5 के बीच लाई करेगा। ठीक है, 5 to 6.5। एंड फर्दर डाइक्लोरोएमीन NaCl will react with chlorine also and form trichloroamine NCl3 plus HCl, trichloroamine, and thus the pH should be less than, इसके लिए pH का वैल्यू जो है pH should be less than 4 और 4.4। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर pH का वैल्यू 4.4 से कम है तो आपका ये रिएक्शन करके ट्राइक्लोरोएमीन बनाएगा। अगर pH 5 to 6.5 है तो आपका क्या बनाएगा, ये डाइक्लोरोएमीन बनाएगा। और अगर pH 7.5 से बड़ा है तो ये मोनोक्लोरोएमीन बनाएगा। और इन तीनों को हम लोग कंबाइंडली, ठीक है, कंबाइंडली किसको कह रहा हूँ, कंबाइंडली मोनोक्लोरोएमीन्स, डाइक्लोरोएमीन्स एंड ट्राइक्लोरोएमीन्स, इन तीनों को कंबाइंडली हम लोग क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज कंबाइंड क्लोरीन। दीज आर नोन एज कंबाइंड क्लोरीन। और ये तीनों जो होगा ये भी डिसइंफेक्टेंट ही होगा, डिसइंफेक्टेंट होगा, डिसइंफेक्टेंट। तो अब देखिए क्या है, जब आप क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं तो आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है कि हमारा pH 5 और 7 के बीच रहे। तो 5 और 7 के बीच क्या फॉर्म हो रहा है, 5 और 7 के बीच फॉर्म हो रहा है डाइक्लोरोएमीन्स, है ना, डाइक्लोरोएमीन्स फॉर्म होगा। बट डाइक्लोरोएमीन्स इज आल्सो डिसइंफेक्टेंट, तो वो डिसइंफेक्टेंट की काम करेगा। बट कंबाइंड क्लोरीन्स have 25 times less effect than फ्री क्लोरीन। फ्री क्लोरीन के कंपेयर में अगर हम लोग स्ट्रेंथ वाइज सोचें तो जो हमारा कंबाइंड क्लोरीन्स है, कंबाइंड क्लोरीन्स कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, कंबाइंड क्लोरीन कहने का मतलब हमारे पास ये है कि मोनोक्लोरोएमीन्स, डाइक्लोरोएमीन्स एंड ट्राइक्लोरोएमीन्स, इन तीनों को मिला के हम लोग कंबाइंड क्लोरीन्स कहते हैं। जबकि क्लोरीन, HOCl और OCl माइनस को हम लोग फ्री क्लोरीन्स कहते हैं। और फ्री क्लोरीन्स का जो इफेक्ट होगा कंबाइंड क्लोरीन के इफेक्ट में 25 टाइम्स ज़्यादा होगा, या फिर कह सकते हैं कि इसका जो इफेक्ट होगा फ्री क्लोरीन्स के रिस्पेक्ट में 25 टाइम्स कम होगा। ये जो है आपका डाइक्लोरोएमीन्स जो होता है, डाइक्लोरोएमीन्स ऑर्डर रिमूव कर देगा, कलर रिमूव कर देगा, है ना। ये जो है अब या कंबाइंड क्लोरीन कह सकते हैं कि रिमूव ऑर्डर्स एंड कलर, रिमूव ऑर्डर एंड कलर्स। ठीक है, बाकी आपका क्लोरीन भी ये काम करेगा, बट हमारा कोशिश होगा कि, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये चूँकि क्लोरीन का जो हम लोग डाले यहाँ पर वाटर में, क्लोरीन को डिसइंफेक्टेंट के लिए जब यूज़ किए तो क्लोरीन का जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, आइदर फ्री क्लोरीन्स और कंबाइंड क्लोरीन, सब का सब क्या है, एज अ डिसइंफेक्टेंट काम कर रहा है। तो ये एक्चुअली इस वजह से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव डिसइंफेक्टेंट के रूप में माना जाता है क्लोरीन को। और इसका बहुत सारे फ़ायदा है, जैसे लिक्विड फॉर्म में मिल गया, गैसेस फॉर्म में मिल गया, और इसके लिए कोई स्किल्ड आदमी का ज़रूरत नहीं है। इसको कैरी भी कहीं से हम लोग टैंक मतलब भर के ले जा सकते हैं किसी भी कंटेनर में, सिलेंडर में। तो यहाँ पर इन सारे मतलब बेनिफिट्स की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि क्लोरीन का यूज़ वाइडली होता है और इसमें कोई स्किल्ड आदमी का ज़रूरत नहीं होता। अब देखते हैं अगर हम लोग इसका डोजेज का बात करें, तो डोजेज का बात अगर करेंगे हम लोग, तो डोजेज एक्चुअली फिक्स नहीं है ना। इसका डोजेज जो है हम लोग फिक्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं फिक्स कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। डोज का अगर हम लोग बात करेंगे, क्लोरीन का डोज, ठीक है, डोज ऑफ क्लोरीन। देखिए क्लोरीन का डोज अगर हम लोग समझना चाहें तो एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले जैसे ही क्लोरीन इन करेगा वाटर में, ये सबसे पहले उन सब से रिएक्शन करता है जो कि जैसे वाटर हमारा, वहाँ पर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों तरह का आपका
कोलाइडल्स मिलने का संभावना है। तो क्लोरीन जैसे इन करेगा तो ये उन सब इनऑर्गेनिक जो भी प्रेजेंस होगा, जैसे आयरन हो गया या मैग्नीज हो गया या फिर सल्फ़र हो गया, इन सब से सबसे पहले रिएक्शन कर लेगा। तो एक क्लोरीन का अमाउंट इन सब को रिएक्शन करने में भी आपको चाहिए। सेकेंड वन क्या होगा कि अगर अमोनिया प्रेजेंस है तो अमोनिया के साथ रिएक्शन कर लेगा। तीसरा क्या है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है तो उनके साथ भी रिएक्शन कर लेगा। एंड लास्ट वन जो बचेगा वो क्लोरीन आपका डिसइंफेक्शन में यूज होगा। तो पहला क्या हो गया कि आपका ये हो जाएगा रिएक्ट विथ, सबसे पहले क्लोरीन जैसे ही आएगा वाटर में रिएक्ट विथ Fe2+ Mn2+ S- ETC। फिर क्या करेगा, रिएक्ट विथ, अगर अमोनिया प्रेजेंट है तो रिएक्ट विथ अमोनिया। फिर क्या करेगा, रिएक्ट विथ ऑर्गेनिक मैटर, रिएक्ट विथ ऑर्गेनिक मैटर। एंड देन अब जो क्लोरीन बचेगा वो क्लोरीन बैक्टीरिया के लिए यूज होगा। समझ रहे ना बात। तो इन सबको जितना क्लोरीन चाहिए, इन सबको जो क्लोरीन चाहिए, उसके अलावा बैक्टीरिया को हम लोग को डाई करने के लिए जो क्लोरीन चाहिए, वो सब कंबाइंडली मिल के क्लोरीन डिमांड होगा। तो यहाँ से क्लोरीन डिमांड आपको जनरेट होगा, यहाँ से पता चलेगा कि क्लोरीन का कितना ज़रूरत है। ठीक है। और ये क्लोरीन डिमांड को हम लोग DPD टेस्ट के माध्यम से फाइंड आउट कर सकते हैं। टेस्ट अगर हम लोग क्लोरीन डिमांड का देखेंगे तो ये हो जाएगा DPD टेस्ट। इस टेस्ट को मैं बाद में बात करूँगा, पूरी तरह से डिस्क्राइब करूँगा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस ES वगैरह गेट वगैरह में पूछे जाते हैं, तो इस टेस्ट को मैं कम्प्लीटली एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा। तो हम लोग DPD टेस्ट के माध्यम से क्लोरीन डिमांड क्या है ये होना चाहिए। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी क्लोरीन का डोज होगा तो रेसिडुअल शुड नॉट लेस देन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुड नॉट लेस देन 0.2 मिलीग्राम पर लीटर आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ कॉन्टैक्ट पीरियड। कॉन्टैक्ट पीरियड का 10 मिनट के बाद जब हम लोग टेस्ट करेंगे क्लोरीन का, तो जो क्लोरीन उसमें बचा हुआ रहना चाहिए दैट शुड बी 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। अगर इससे ज़्यादा बचता है तो दिक्कत होगा टेस्ट का। अगर इससे ज़्यादा बच गया, सुपर क्लोरिनेशन कर दिए हम लोग, ज़्यादा डाल दिए, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट टेस्ट ऑफ द वाटर विल बी चेंज। फिर सुपर क्लोरिनेशन हो गया, ज़्यादा हम लोग डाल दिए, तो फिर हम लोग कैसे उसको रिमूव करेंगे, उन सब चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे कि मेथड्स ऑफ क्लोरिनेशन क्या है, प्री क्लोरिनेशन, पोस्ट क्लोरिनेशन, है ना, कंबाइंड क्लोरिनेशन एंड सुपर क्लोरिनेशन, इन सब को हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये आपका इतना मूव होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जब आप क्लोरीन को डाल रहे हैं तो पहला जो कंज्यूमर होना चाहिए, कंज्यूमर एंड पे जो मिलना चाहिए, वो कम से कम 30 मिनट के बाद मिलना चाहिए। अगर 30 मिनट के पहले मिलता है तो उसके टेस्ट में हो सकता है चेंजेज होगा, इसलिए एटलीस्ट 30 मिनट्स के बाद पहला कंज्यूमर के पास वाटर पहुंचना चाहिए। तो इस प्रकार से आप क्लोरीन का डोज समझ सकते हैं कि क्लोरीन का डोज क्या होना चाहिए। तो एटलीस्ट 0.2 मिलीग्राम पर लीटर बचे हुए रहना चाहिए। कब? जब हमारा कॉन्टैक्ट पीरियड 10 मिनट का हो जाएगा तब। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग इस पे बेस्ट देखते हैं, ठीक है ना। कह रहा है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्लोरीन यूजेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ 20,000 क्यूबिक मीटर पर डे। मतलब कि एक वाटर यूज कर रहे हैं हमारे पास, जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है, क्वांटिटी ऑफ वाटर है, दिस इज 20,000 मीटर क्यूब पर डे, ठीक है। इज़ रिक्वायर्ड फॉर 8 kg पर डे। मतलब अमाउंट ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ क्लोरीन 8 kg पर डे। मतलब इतना वाटर को ट्रीट करने के लिए इतना क्लोरीन का ज़रूरत पड़ रहा है। द रेसिडुअल आफ्टर 10 मिनट कॉन्टैक्ट इज 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। तो कैलकुलेट द डोजेज इन मिलीग्राम पर लीटर एंड क्लोरीन डिमांड ऑफ द वाटर। तो रेसिडुअल क्लोरीन भी आपको दिया हुआ है। रेसिडुअल क्लोरीन इज़ 0.2 मिलीग्राम पर लीटर आफ्टर कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ 10 मिनट्स। तो आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज दैट फाइंड डोज ऑफ क्लोरीन, फाइंड डोज ऑफ क्लोरीन एंड calculate the dose in milligram per liter and chlorine demand of water, and chlorine demand of water।
क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 20,000 मीटर क्यूब वाटर को हम लोगों को ट्रीट करना है। उसको ट्रीट करने के लिए 8 kg क्लोरीन का ज़रूरत पर डे पड़ रहा है। तो आपको निकालना है कि डोज क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग पर लीटर हम लोग क्लोरीन क्या ज़रूरत पड़ रहा है हम लोग वो निकालते हैं। सबसे पहले देखिए आपके पास क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर आपके पास हो गए 20,000 मीटर क्यूब। सो दिस विल बी 20,000 इंटू 10 पावर 3 लीटर, ठीक है। सो द वाटर यूज्ड इज 20,000 इंटू 10 पावर 3 लीटर, इतना है। और आपका क्लोरीन क्या है, क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन, क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन क्या है आपके पास। सो दिस इज 8 kg, मीन्स हम लोग तो ग्राम में देते हैं, है ना, ग्राम पर लीटर में। 1 ppm का मतलब क्या हुआ, अब मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम पर लीटर। सो इट शुड बी चेंज इनटू मिलीग्राम। तो आप ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 इंटू 1000 मीन्स 10 टू द पावर 6 मिलीग्राम। मीन्स इतना मिलीग्राम क्लोरीन का ज़रूरत इतना लीटर वाटर के लिए पड़ रहा है। सो डोज या डिमांड अगर हम लोग देखें, डिमांड और डोज ऑफ क्लोरीन अगर हम लोग देखें, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 8 इंटू 10 पावर 6 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10 पावर 6। सो दिस इज़ व्हाट 4/10, दिस इज़ 0.4 मिलीग्राम पर लीटर। मीन्स क्लोरीन जो हम लोग ऐड कर रहे हैं ये क्या है आपका 0.4 मिलीग्राम पर लीटर, है ना। तो अगर हम लोग देखें कि एक्चुअल क्लोरीन का डोज क्या है वो हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। दिस इज़ द डोज, मतलब ये गिवन है ना, तो एक्चुअल क्या है। तो देखिए रेसिडुअल क्लोरीन क्या मिल रहा है आपको, रेसिडुअल क्लोरीन क्या है 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। इतना आपको मिलना चाहिए पानी में बचा हुआ 10 मिनट के बाद भी। तो आप यूज कितना कर रहे हैं, इतना। तो एक्चुअल कितना कंज्यूम्ड हुआ, एक्चुअल कंज्यूम्ड या यूजेज ऑफ क्लोरीन, यूजेज ऑफ क्लोरीन इज नथिंग बट दिस इज 0.4 माइनस 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। सो दिस इज 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। मीन्स जो एक्चुअल डोज है जो हम लोग यूज कर रहे हैं वाटर में वो 0.2 मिलीग्राम पर लीटर है, क्योंकि बाकी जो है आपका वो एज ए रेसिडुअल क्लोरीन रिमूव हो जा रहा है। तो इस प्रकार से आप देखें कि क्लोरीन का यूज कैसे करते हैं हम लोग, क्लोरीन किस प्रकार से हम लोग डालते हैं, ऐड करते हैं। आप यहाँ तक समझ लिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि क्लोरीन के किस किस फॉर्म में हम लोग इसका यूज करते हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर या क्लोराइड्स आयन या फिर लिक्विड क्लोरीन यूज कर रहे हैं या फिर क्लोरीन डाइऑक्साइड के रूप में फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लोरीन का फॉर्म क्या है और मेथड्स ऑफ क्लोरीनेशन क्या है। तो फॉर्म कहने का मतलब यहाँ पर है उसका स्टेट, और मेथड्स कहने का मतलब है कि कब यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। तो आप हमारे वीडियो को लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए, और नेक्स्ट आपको जानना है तो फिर नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर वेट करिए। धन्यवाद।